अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। MGT 503 की लेक्चर सीरीज़ का आज 21वां लेक्चर है, जो है प्लानिंग और डिसीजन एड्स का ही पार्ट 2 है। इसके पिछले पार्ट में हमने इन्वायरमेंट एसेसिस की टेक्निक्स पढ़ी थी कि किस तरह हम माहौल का तज्जिया कर सकते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं, ताकि उसके हिसाब से फिर हम अपने प्लान्स बना सकें, अपने डिसीजन कर सकें। आज हम देखेंगे कि चले माहौल का अंदाज़ा हमने लगा लिया, अब है कि टेक्निक्स फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज, कि किस तरह जो है हम अपने रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास वसाइल हैं, लोग हैं, पैसा है, जगह है, जो भी हम शुरू करने लगे हैं काम, उसके लिए हमने रिसोर्सेज को किस तरह एलोकेट करना है, तो उसकी टेक्निक्स हम पढ़ेंगे। तो रिसोर्सेज को एलोकेट करने का, स्पेशली फाइनेंशियल लिहाज से जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनको एलोकेट करने का जो सबसे बड़ा तरीका, जो आम तरीका यूज़ होता है, वो है बजटिंग का। बजट क्या होता है? बजट इज़ अ न्यूमेरिकल प्लान फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज़, यानी किसी भी ख़ास काम के लिए एक न्यूमेरिकल प्लान जो बनाया हो जाता है, उस रिसोर्सेज को एलोकेट करके, वो बजट कहलाता है। ठीक है, 4 किस्म के बजट होते हैं। एक होता है रेवेन्यू बजट, यानी जो आप एक अंदाज़ा लगाते हो कि सामने आगे जो फ्यूचर में कितने प्रोजेक्ट्स होंगे और उन पे जो मुझे खर्च करना है, तो वो एक रेवेन्यू बजट आप बना लेते हो, यानी इतना मेरे पास पैसा है। ठीक है, फिर उसके बाद है एक्सपेंस बजट, यानी आप ये अंदाज़ा लगाते हो कि अब मैंने फ़लाँ काम करने हैं, तो हर एक्टिविटी के लिहाज से, यानी एक अगर बिल्डिंग बननी है तो उसके जो है वो सरिया लेने के लिए कितना पैसा इस्तेमाल होगा, उसके सीमेंट लेने के लिए कितना होगा, ईंटें लेने के लिए, यानी हर यूनिट के लिए अलग अलग जो है वो आप अंदाज़ा लगाएंगे, और कितनी अमाउंट हर काम पे लगेगी वो आप जो है वो बाकायदा एक्टिविटीज़ को डिवाइड करके और फिर उनका आप एक्सपेंस बजट लगा लेंगे। फिर उसके बाद है प्रॉफिट बजट। प्रॉफिट बजट भी जिस तरह एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, तो हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं, तो हर यूनिट के लिहाज से आप देखेंगे कि कौन सा यूनिट जो है वो कितना प्रॉफिट जो है वो देगा, तो सब का मिला के फिर जो है वो आप एक बजट बनाते हो कि कितना प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट बजट बनाया जाता है। फिर उसके बाद है कैश बजट। कैश बजट जो है वो एक फोरकास्ट है, यानी कि आप अंदाज़ा लगाते हो कि मेरे पास एक ऑर्गेनाइजेशन जो है उसे चलाने के लिए इस वक्त इतना पैसा है मेरे पास, यानी इतना कैश मेरे पास मौजूद है, और मुझे और कितना चाहिए अपने अखराजात से निपटने के लिए, अपने प्लान्स को मुकम्मल करने के लिए, तो ये कैश का एक फोरकास्ट बजट होता है। उसके बाद दूसरा तरीका है रिसोर्सेज को एलोकेट करने का, शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग जो है ये एक्टिविटीज़ को जो है आप लिस्ट आउट करते हैं। ठीक है, आपने जो काम करने हैं उनको लिस्ट आउट करेंगे, वो किस तरीके से कंप्लीट होंगे, क्या तरतीब होगी, किस इंसान को क्या काम करना होगा, कौन सा काम कितने टाइम में कंप्लीट होगा, इन सारी चीज़ों को आप लिस्ट आउट करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? शेड्यूल। अब इसको शेड्यूल भी कहते हैं, स्केड्यूल भी कहते हैं, मुख्तलिफ प्रोनाउंसिएशंस हैं, जैसे आप पढ़ना चाहें। अब हम देखेंगे स्केजुलिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक जिसमें जो है वो हेनरी ने एक चार्ट पेश किया था, गैंट चार्ट, ये 3 महीने का चार्ट होता है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हो कि जो आपका प्रोजेक्ट है उसको ब्रेक डाउन कर लेते हो छोटी छोटी एक्टिविटीज़ में। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि एक बिल्डिंग अगर तैयार होनी है, तो आप वो जो है उसकी मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के मतलब जितना टाइम लगेगा उसमें, आज सीमेंट आएगा, रेत आएगी, बजरी आएगी, जितनी भी एक्टिविटीज़ उसमें होंगी आप उसका अंदाज़ा लगा लेंगे। ठीक है, और वो लेफ्ट चार्ट के लेफ़्ट साइड पे लिखा जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो टाइम फ्रेम आप बना लेंगे कि इतने टाइम के अंदर जो है वो ये काम मेरा हो जाना चाहिए। ठीक है, उसमें ड्यूरेशन और स्केजुलिंग एक्टिविटीज़ जो हैं वो बार में लिख ली जाएंगी कि कितनी एक्टिविटीज़ हैं और हर एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन होगा। यानी कि पहले मुझे अगर सामान मंगवाना है तो इतने दिनों के अंदर अंदर सामान आ जाना चाहिए, ये ना हो कि उधर काम शुरू हुआ इधर सामान जो है वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। नहीं, हर एक्टिविटी का एक ड्यूरेशन जो है वो आप पहले से बना लेंगे। ठीक है, लेकिन गैंट चार्ट ऐसा है जो इंटर रिलेशन जो है वो एक्टिविटीज़ का शो नहीं करता, बस इसमें आप बाकायदा हर एक्टिविटी को लिख लेते हो। उसके बाद जो है वो आप गैंट चार्ट क्रिएट करने के लिए सॉफ्टवेयर पैकेजेस भी यूज़ कर सकते हैं आप, यानी कि नेट वगैरह पे बना सकते हैं आप, और उसके अलावा जो है आप नॉर्मल चार्ट वगैरह भी बना सकते हैं। तो ये एक चार्ट है जिसके ज़रिए आपको पता चल जाता है कि मतलब मेरी कौन सी एक्टिविटी होगी, आप उसे टिक कर दोगे, आपको पता चलता रहेगा कि मेरी कितनी प्रोग्रेस हो गई, कितना काम हो गया, कितना रह गया। दूसरा तरीका है पर्ट। पर्ट का मतलब है प्रोग्राम एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। इसमें ये होता है कि ये भी एक फ़्लो चार्ट ही है, यानी लाइक अ डायग्राम, आप फ़्लो चार्ट बनाते हो, लेकिन इसमें आप सीक्वेंस बनाते हो एक्टिविटीज़ की। फ़्लो ऊपर जो हमने गैंट चार्ट पढ़ा उसमें और इसमें फ़र्क ये है कि वहाँ पे सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है, बस आप सारी एक्टिविटीज़ लिख ली हैं आपने, जो हो गई उसे टिक कर दो, जो नहीं हुई वो बाद में देख लेंगे, इस तरह था। लेकिन इसमें आप एक सीक्वेंस बनाते हो एक्टिविटीज़ की। ठीक है, और उसका टाइम और उसकी कॉस्ट भी हर एक्टिविटी के साथ लिखते हो।
फिर इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आपको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले ये है कि आप जो है वो हर एक्टिविटी स्पेसिफाइड होनी चाहिए, यानी हर एक्टिविटी को मखसूस किया जाए, अलग किया जाए। फिर एक्टिविटीज़ में जो है वो सीक्वेंस होना ज़रूरी है। तीसरा है कि नेटवर्क डायग्राम, यानी कि आपस में एक्टिविटीज़ का इंटर रिलेशनशिप यहाँ पे ज़रूरी है। यही फ़र्क है गैंट चार्ट में और पर टेक्निक में, कि यानी आपको पता है कि टेक्निक में इनमें एक सीक्वेंस होगी कि सामान आएगा तब काम शुरू होगा। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आज एक तोड़ा आ गया सीमेंट का और इतना सामान आ गया तो आज अगला काम शुरू कर दें, नहीं। पिछला सामान वाला सारी कंप्लीशन होगी, देन नेक्स्ट जो है वो एक्टिविटी शुरू होगी। तो इंटर रिलेशनशिप जो है वो इसमें आप दिखाएंगे। उसके बाद जितने इवेंट्स जो यानी कि जितने काम होंगे उन सब को आप जो है वो पॉइंट आउट करेंगे, कब कौन सा काम शुरू होगा, कब एंड होगा। यानी हर एक्टिविटी, हर इवेंट को, यानी अगर सीमेंट आ रहा है तो आज 9 बजे सुबह डिलीवर होना शुरू होगा, 12 बजे तक सिर्फ सीमेंट डिलीवर होगा। यानी उसकी बिगिनिंग और एंडिंग एक्टिविटी के जितना दुरानी है वो आप लिखेंगे वहाँ पर, ठीक है। एस्टिमेट लगाएंगे इन सारी चीज़ों का। तो मेन चीज़ें जो इस पर्ट चार्ट में है याद रखने वाली वो यही है। इवेंट्स, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हर एक्टिविटी का कितना ड्यूरेशन है, ठीक है। फिर एक्टिविटीज़ कितनी है, उनकी सीक्वेंस क्या है। तीसरी चीज़ है स्लैक टाइम। स्लैक टाइम की हर एक इंडिविजुअल एक्टिविटी अगर डिले हो भी रही है तो वो उसको इस तरह से आपने मैनेज करना है कि होल प्रोजेक्ट उससे डिले ना हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हमने ये प्रोजेक्ट अपना लगाया हुआ था अंदाज़ा कि आज 2 बजे तक सीमेंट सारा पहुंच जाएगा, लेकिन अगर वो 2 से 3 बज भी गए हैं तो आप उसको आज के दिन में ही इस तरह से मैनेज करोगे कि उसके बाद की जो एक्टिविटी है उसको थोड़े से जल्दी करने की कोशिश करेंगे, कि ताकि आज के जितना हमने सोचा था काम करने का वो हो जाए। यानी एक एक्टिविटी के डिले होने से सारी एक्टिविटीज़ और पूरे होल प्रोजेक्ट पे उसका असर नहीं पड़ना चाहिए। और चौथी चीज़ है क्रिटिकल पाथ, कि यानी आप ये देखोगे कि इन सारी जो सीक्वेंस इवेंट्स की और एक्टिविटीज़ के बनाए गए हैं इनमें से मुश्किल और लंबा जो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है वो कौन सा है, उसको आप हाईलाइट कर लोगे। फिर आपको पता होगा कि मुझे इस पर ज़्यादा फोकस करना है और उसको आसान तरीके से करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ये एक पर्ट चार्ट है जिससे आपको अंदाज़ा होता है कि मैंने अपना काम जो है इतने टाइम के अंदर और अपने वसाइल के अंदर ही जो है वो पूरा करना है। तीसरा तरीका है ब्रेक इवन एनालिसिस का। ब्रेक इवन एनालिसिस ये टेक्निक होती है कि जैसे आपने काम शुरू किया है, आपने जब एक प्रोजेक्ट शुरू किया है उसमें आपने 20,000 रुपया लगाया, ठीक है। आप पहले से अंदाज़ा लगाओगे कि कितने महीने ये काम होगा, एंड देन जब इसका मुझे इनकम आनी शुरू होगी तो जब वो 20,000 मैं कमा लूँगा, यानी कि जितना आपने लगाया है उसके बाद जब उसका प्रॉफिट आपको आना शुरू हुआ है तो जब 20,000 आपके पास कितने अरसे में आ जाएगा, जो आपने लगाया वो आपका वसूल हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर आपका प्रॉफिट टाइम शुरू हो जाता है। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर आप ये अंदाज़ा लगा लो कि फॉर एग्जांपल मैंने कहीं इन्वेस्ट किया, आप इन्वेस्ट किया 20,000, तो मैंने ये अंदाज़ा लगा लिया कि 3 महीने में तो मेरा ये 20,000 मुझे वापस आ जाएगा, यानी 3 महीने के बाद मेरा प्रॉफिट टाइम शुरू हो रहा है। तो ये भी एक एनालिसिस का तरीका है। चौथा है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक मैथमेटिकल टेक्निक है जिसमें आप जो है वो रिसोर्स एलोकेशन में जितने प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं उनको सॉल्व करने का एक तरीका है। यानी कि अब जैसे ऊपर हमने पर्ट चार्ट में देखा कि हम जो वो एक्टिविटीज़ साइड पे करते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होती हैं या फिर जिनको जो मुश्किल होती हैं, तो अब हम साइड करके उनको ऐसा तो नहीं कि छोड़ सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग के ज़रिए ये है कि आप ऐसी टेक्निक्स लगाएंगे कि यार किस तरीके से मैं ये काम करूँ, इसे लोग ज़्यादा दूँ या इसे पैसा थोड़ा सा ज़्यादा लगाऊँ, ये किस तरीके से करूँ कि ये एक्टिविटी थोड़े टाइम में हो सके। तो उसके लिए लीनियर प्रोग्रामिंग यूज़ होती है। आगे चलते हैं, प्लानिंग की कुछ और टेक्निक्स हैं, कंटेम्प्रेरी टेक्निक्स। अब हम प्लानिंग की टेक्निक्स देख रहे हैं। पहले हमने रिसोर्सेज को एलोकेट करने की टेक्निक्स देखी थी, अब हम प्लानिंग टेक्निक्स देखते हैं। सबसे पहले है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट क्या होता है? प्रोजेक्ट एक वन टाइम सेट ऑफ एक्टिविटी होती है, यानी एक बार इसे सेट किया जाता है, यानी वो काम बार बार नहीं होना होता। वो प्रोजेक्ट जो एक बार देगी वो प्रोजेक्ट बस एक बार होने वाली एक्टिविटी है, एक काम करना है, ठीक है, जिसकी एक डेफिनेट बिगिनिंग और डेफिनेट एंडिंग होती है जो टाइम के अंदर ही होती है। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट क्या है कि उस एक्टिविटी को, जो प्रोजेक्ट आपको मिला है उसको टाइम पे करना है, बजट के अंदर करना है और जिस तरह डिमांड है उस तरह से करना है, ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। यानी प्रोजेक्ट कर तो कोई भी लेगा, लेकिन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये मतलब है कि वो प्रोजेक्ट टाइम पे भी हो, जितना आपको पैसा दिया गया उसके अंदर भी हो और जिस डिमांड से कहा गया है वैसा हो, ठीक है। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के प्रोसेस में कितने स्टेप्स होंगे? 7 स्टेप्स होंगे। सबसे पहले आपने डिफाइन करना है ऑब्जेक्टिव। जैसी बात है, आपको जो प्रोजेक्ट दिया गया आपको पता होना चाहिए किस लिए हो रहा है। उसके बाद आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसमें कितनी एक्टिविटीज़ होंगी और फिर क्या क्या रिसोर्सेज मुझे दिए गए हैं। फिर आप उनकी एक सीक्वेंस इस्टेब्लिश करेंगे कि ये काम इस तरीके से होगा। फिर आप जो है वो हर एक्टिविटी जब आपने सीक्वेंस बना लिया उनकी, तो फिर उनके साथ आप टाइमिंग सेट करेंगे उनकी। फिर उसके बाद आप डिटरमिन करेंगे कि ये प्रोजेक्ट इतने टाइम में जो है वो कंप्लीट हो सकता है। फिर उसके बाद आप जो है वो उसे कंपेयर करेंगे अपने ऑब्जेक्टिव के साथ, मकसद के साथ। यानी मैंने ये अंदाज़ा लगाया है कि 6 महीने में ये काम हो जाएगा, तो आप देखें कि जो मकसद है इस काम का, ठीक है, कि वो पूरा हो सकता है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अब एक मिसाल देती हूँ कि अब मैंने अब ये प्रोजेक्ट बनाया कि मैं ये जो लेक्चर्स अपलोड कर रही हूँ, अगर मैं ये सोचूं कि मैं 3 महीने में कर लूँगी, लेकिन मेरा मकसद क्या है कि पेपर से पहले पहले आप लोगों की तैयारी करवानी है। पेपर तो अगले मंथ में है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो नहीं अचीव हो सकता उस टाइम में,
तो यानी कि टाइमिंग की कंप्लीशन डेट देखने के बाद हमें ये देखना है कि कंप्लीशन डेट तक मेरा वो मकसद भी पूरा हो सकता है या नहीं। तो ये गलत होगा अगर मैं कहूँगी कि 3 महीने में जाके मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए। नहीं, मुझे जो है वो इसी मंथ के अंदर अंदर वो लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप लोगों की तैयारी करवानी है। तो आप जो है वो कंपेयर करोगे अपनी एक्टिविटीज़ को जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ। फिर उसके बाद है डिटरमिन एडिशनल ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट। फिर वही बात है कि ज़ाहिर सी बात, अब टाइम थोड़ा है तो आप क्या है कि एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स जितने भी रिक्वायरमेंट है आप अब मैं टाइम ज़्यादा मेरे पास अब ऐसा है कि मेरे पास टाइम अगर कम है तो मैं क्या करूँगी कि अपना टाइम जो है ज़्यादा कंज्यूम करूँगी इस प्रोजेक्ट के लिए। इसी तरह अगर आप लोग ज़्यादा कर सकते हो तो यानी कि अगर मैं फ्री नहीं हूँ तो मैं किसी और को बोलूँ कि आप डिलीवर करें, लेकिन लेक्चर्स कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो इस तरह जितनी ज़रूरत हो इतने आप ह्यूमन रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट के लिहाज से उनको ऐड कर लें। तो ये है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट मैनेजर का क्या रोल होता है? तो सबसे बड़ा रोल जो किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है वो होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, और उसकी पावर जो होती है परसुएशन की, यानी कि सामने वाले को कायल कर सकना। यानी ज़ाहिर सी बात, अब बाकी तो उसने जो है सारे उसके अंडर काम कर रहे हैं, उन्होंने पैसा लेना ही है, लेकिन एक प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा जो होता है वो यही होता है कि वो लोगों को मोटिवेट रखे ताकि वो टाइम पर काम हो जाए। उसके अंदर स्किल्स होनी चाहिए कि वो बात कर सके, लोगों को जो है वो परसुएट कर सके। ज़ाहिर सी बात है, जब इकट्ठा काम कर रहे होते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं, कोई किसी चीज़ पर डिसएग्री भी हो सकता है। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजर पे होता है कि वो किस तरीके से जो है वो उन लोगों को हैंडल करता है और परसुएट करता है। उसके बाद टीम मेंबर्स जो होते हैं वो ऐसा बहुत कम होता है कि एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, यूजुअली वो 2 या 3 प्रोजेक्ट्स भी साइन कर चुके होते हैं। तो फिर ये प्रोजेक्ट मैनेजर पे होता है कि वो किस तरह जो है अपने प्रोजेक्ट के लिए उनसे पूरा टाइम लेगा। उसके बाद इसकी दूसरी टेक्निक है सिनेरियो प्लानिंग। सिनेरियो प्लानिंग यानी कि फ्यूचर में क्या होगा उसकी एक जो है वो आप सीन क्रिएट करते हो, ठीक है। अब सिनेरियो डेवलपिंग का इट डजेंट मीन कि आप जो है वो कोई प्रिडिक्शन कर रहे हो फ्यूचर की कि मस्ट ऐसा होगा, यानी कि नजूमी नहीं हो आप, बस आप जो है वो इसलिए सिनेरियो प्लान करते हो कि आपको आगे जाके कम से कम मुश्किलों का सामना करना पड़े। आप पहले से सीन क्रिएट कर लेते हो मुझे क्या क्या मुश्किलें आ सकती हैं, उनका क्या क्या हल हो सकता है। तो ये सिर्फ इसलिए होता है कि स्पेसिफिक कंडीशन अगर कोई आ गई है तो उसमें मुझे किस तरह जो है वो करना है। फॉर एग्जांपल, जब आपको ट्रेनिंग दी जा रही होती है किसी भी चीज़ की ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम करने की, तो आप एक ऑर्गेनाइजेशन में अगर काम कर रहे हो टेक्निकल एरिया में, तो वहाँ पे आपको एक सिनेरियो भी दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे सिनेरियो है कि अभी ऑर्गेनाइजेशन हालांकि बनी तक नहीं है, लेकिन आपको ये कहा जाएगा कि अगर ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें आग लगी है तो आप क्या करोगे और क्या बुझाओगे। हालांकि ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो आपको मेंटली सेट कर रहे होते हैं कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है ना। तो एज अ टेक्नीशियन आप वहाँ पे मौजूद हो तो आप क्या करोगे, किस तरीके से हैंडल करोगे, शॉर्ट सर्किट हो जाता है आप किस तरह से कर। तो ये होती है सिनेरियो प्लानिंग के फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है और आप उसको किस तरह हैंडल करोगे। उसके बाद जो है वो ये कॉन्टीजेंसी प्लानिंग है, यानी कि मेंटली प्लानिंग जो आप की जाती है ना, सिनेरियो डेवलप करना, ये भी इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कॉन्टीजेंसी प्लानिंग के लिहाज से। उसके बाद सिनेरियो प्लानिंग जो है वो डिफ़िकल्ट होती है उन हालात में जहाँ पे फोरकास्टिंग होती रहती हो, जहाँ पे अब ज़ाहिर सी बात है अब रोज़ जो है वो मौसम का हाल बताया जा रहा होता है हमें, ठीक है, कि कल ये होगा कल ये होगा। तो ऐसी चीज़ों का आप सिनेरियो बहुत कम मतलब बना सकते हो। सिनेरियो तो आप खुद बनाते हो ना अपनी एक्टिविटीज़ के लिहाज से। उसके बाद कुछ और प्लानिंग टेक्निक्स भी हैं, जैसे क्वीनिंग होगी, यानी कि क्वेश्चन जो है मतलब कुछ एक इंसान मिलके या बहुत सारे लोग मिलके कॉम्बिनेशन करके अपनी जो मसाइल हैं उनका एक जो है वो क्वेश्चंस बना लें और फिर उन पर डिस्कस किए जाए। इसकी जो है आगे मज़ीद जो तफसील है वो अगले लेक्चर्स में आएगी, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। सिमुलेशन मॉडल, सिमुलेशन ये होती है कि आप जो है वो एक रियलिटी मतलब वो रियलिटी नहीं होती, लेकिन वो ऐसा सीन क्रिएट करते हो। फॉर एग्जांपल, जो जहाज़ की ट्रेनिंग ले रहे होते हैं तो अब उन्होंने जहाज़ उड़ाना, तो डेफिनेटली उन्हें सबसे पहले एवं ही जहाज़ नहीं दे दिया जाता उनके हाथ में, क्रैश करके तो मारें कहीं और सारा। तो इस तरीके से उन्हें फिर ट्रेनिंग देते हुए उनको ऐसे अज्यूम कराया जाता है, उनको ऐसा माहौल बना के दिया जाता है। तो जैसे में जस्ट वो सारा सिस्टम उनके सामने कंप्यूटर पे होता है और जैसे उन्हें लग रहा होता है कि जैसे हम जहाज़ जो है वो उनको फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सिमुलेशन मॉडल ये होता है कि तखयलाती तरीके से, यानी सामने मॉडल के तौर पर कुछ चीज़ें रख के आप जो है वो असल सिचुएशन क्रिएट करते हो। उसके बाद डिसीजन ट्री भी जो है वो डिसीजन लेने के लिए आप बाकायदा सारी जितने अल्टरनेटिव्स हैं, क्या काम हो सकता है, किस तरह एक बाकायदा ट्री बनाते हो, और इस पर भी जो है वो आगे जाकर डिटेल में बात होगी। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।